गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है 22 सितंबर 2020। ये कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका उपविषय इतिहास की वर्कशीट नंबर 34 है। ठीक है, देखिए हम यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। देखो जो वर्कशीट नंबर आपकी 32 थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली पहल थी वो मानी जाती थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था हमने, और जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका प्रभाव जो था पूरे विश्व में पड़ा था। ठीक है, ये जो हुई थी 1789 में हुई थी, और उसके बाद जो नागरिक संहिता लागू हुई थी इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि नागरिक संहिता क्या थी। ये जो थी नेपोलियन द्वारा लागू की गई थी 1804 में। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद वियना की संधि स्थापित हुई थी जब नेपोलियन की हार हो गई थी और नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया गया था। उसके बाद जो यूरोपीय देश थे उन्होंने मिलकर वियना की संधि की थी ताकि जो फ्रांस है उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, ये हुई थी हमारी 1815 में। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। जो गरीब थे, यानी कि देश में जो गरीबी के कारण बहुत सारे लोग थे वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, और जिसके बाद उन्होंने क्रांति कर दी थी। ये हुआ था हमारा 1848 में। ठीक है, और उसके बाद हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में देखा था थोड़ा सा। जो जर्मनी का एकीकरण था वो 1866 से लेकर 1871 तक चला था। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ चैप्टर का थोड़ा सा। उसके बाद हमने इटली का एकीकरण देखा था कि इटली के एकीकरण का ईयर हम देखें तो 1859 से लेकर 1871। इटली के एकीकरण में हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, एक थे जोसेफी मैत्सनी और दूसरे थे मेटरनिक्स। इनके विचार देखे थे कि जो जोसेफी मैत्सनी थे उनके जो विचार थे वो उदारवादी थे और ये राजतंत्र के विरोध में जो थे, जबकि जो मेटरनिक्स थे वो राजतंत्र के पक्ष में थे और जो इनके विचार थे वो रूढ़िवादी थे। ठीक है, अब हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। देखिए जो वर्कशीट 34 है इसमें हम देखेंगे कि पहले लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव हो गया, यानी कि जनता का शासन। यानी कि 1848 के बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे फिर से जो राज्य थे वो राजतंत्र की तरफ होने लगे और जो क्रांति थी वो समाप्त होने लगी। ठीक है, राजा की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ रही थी लोगों के मन में कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, अब वो क्या किया, अब रूढ़िवादी लोगों ने उन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया ताकि राजा की सत्ता को स्थापित किया जा सके। यद्यपि जो मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन में महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। यानी उन्होंने कोशिश की, जो मध्यवर्गीय लोग थे यानी कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे या नौकरी पेशे के लोग थे उन्हें मध्यवर्गीय कहा जाता था, और उन्होंने कोशिश की कि जो जर्मन है जर्मन में एक महासंघ की स्थापना की जाए और जर्मनी के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जाए ताकि लोगों के अंदर फिर से राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया जा सके, और जिसके कारण क्या हो सके, राष्ट्रवादी क्रांति के द्वारा राजा की सत्ता को हटाकर फिर से लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया, यानी कि जो फौज के द्वारा और राजाओं के द्वारा इसे दबा दिया गया। इसके पश्चात पर्शिया में राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। यानी कि पर्शिया ने क्या किया, जो राष्ट्रीय एकीकरण था उसके आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जो पर्शिया है वो क्या है, वो जर्मनी का एक प्रदेश है। जर्मनी दो भागों में बटा था, एक पर्शिया था एक ऑस्ट्रिया था। जो ऑस्ट्रिया था उसके जो लोग थे वो रूढ़िवादी विचार से संबंधित थे और जो पर्शिया था वो लोकतांत्रिक विचार और प्रगतिशील विचार वाले लोग थे। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था कि जो बिस्मार्क थे वैसे तो वो रूढ़िवादी धारणा से प्रेरित थे, परंतु उन्होंने जो राजनीति में योगदान दिया वो पर्शिया को उन्होंने अपना मुख्य बनाया और पर्शिया के साथ उन्होंने प्रगतिशील विचारों को आगे रखा। देखो हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में अगर देखें तो ये जर्मनी का एकीकरण है 1866 से लेकर 1871 तक। इसका अगर पहला बॉक्स देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एकीकरण पर्शिया के नेतृत्व में हुआ, यानी कि अब सत्ता ऑस्ट्रिया से हटकर किसके पास आ गई, पर्शिया के पास आ गई। जो एकीकरण हो रहा था जर्मनी का वो किसके नेतृत्व में हुआ, वो पर्शिया के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, पर्शिया के प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क, यानी कि जो पर्शिया के प्रमुख नेता थे वो कौन थे, ओटो वन बिस्मार्क थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की, यानी कि जो
जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो ओटोमन बिस्मार्क की थी। ठीक है, 7 वर्षों का जो कार्यकाल था उसके दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्शिया की जीत हुई। यानी कि पर्शिया इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, यानी कि बिस्मार्क ने पर्शिया के ऊपर इतना काम किया था, हर तरह से उसे इतना मजबूत कर दिया था कि उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा, डेनमार्क से युद्ध लड़ा और फ्रांस से युद्ध लड़ा। 7 वर्षों तक इन्होंने 3 युद्ध लड़े और जिससे वो तीनों युद्धों में क्या हुई, उनकी पर्शिया की जो थी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, यानी कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। यानी कि जो जर्मनी एक नया साम्राज्य बना उसमें जो केसर विलियम थे उन्हें क्या किया गया, नया राजा घोषित कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शिया को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। यानी कि पर्शिया था वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके बाद जो पर्शिया था वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब जो नया जर्मनी बना था, यानी कि नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्याय व्यवस्थाओं के आधुनिकरण पर जोर दिया गया। यानी कि मैंने बताया ना कि जो जर्मनी था वो प्रगतिशील विचारधारा का या उदारवादी विचारधारा से संबंधित था और इसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, बैंकिंग व्यवस्था का प्रचलन हुआ और न्यायिक व्यवस्था, यानी कि सभी को समान रूप से न्याय मिले। और आधुनिकरण यानी कि वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से हटकर आधुनिक या तकनीकी विचारधाराओं को अपना रहे थे और इस पर जोर दिया गया। ठीक है, जो नया जर्मन राज्य बना जिसमें जो पर्शिया था वो क्या था, वो हेड था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। ये जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अब देखते हैं इटली के एकीकरण के बारे में जो हुआ था 1859 से लेकर 1870 तक। और जर्मनी का एकीकरण देखें तो 1866 से लेकर 1871 में। देखिए जो चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हुआ हो या इटली का एकीकरण हुआ, दोनों के ही एकीकरण में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इटली के एकीकरण के बारे में देखें तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। हमने जर्मनी देखा था ना, जर्मनी पहले तो 300 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन जब नेपोलियन ने इसके राज्यों पे विजय प्राप्त करके इसके राज्यों को 39 राज्यों में सीमित कर दिया और जो ओटोमन बिस्मार्क थे उन्होंने इसके ऊपर महत्वपूर्ण काम किया ताकि जो जर्मनी है वो एक हो सके। और अगर इटली को देखा जाए तो इटली क्या था, वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, 1830 के दशक में जूसेफे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देखो हमने पढ़ा था ना, जूसेफे मैत्सनी कौन थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जोसेफ मैत्सनी थे, ये कौन थे, मैत्सनी जो थे वो इटली के क्रांतिकारी नेता थे और इनकी क्रांति के कारण इन्होंने 1831 में क्या कर दिया था, इटली से बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की भी स्थापना की थी, एक था यंग इटली और दूसरा था यूरोप इटली। यानी कि ये क्या कर रहे थे, ये भूमिगत रूप से अपने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर रूढ़िवादी सत्ता की स्थापना हो चुकी थी जिसके कारण जो क्रांतिकारी विचार थे उन्हें दबाया जा रहा था। हमने इसके साथ एक नाम और पढ़ा था, एक नाम था मेटरनिक्स का, जो रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ जो था इटली में क्रांति करने के पक्ष में थे। अब हम आगे देखते हैं कि जो 1830 से लेकर 1848 के क्रांतिकारी जो थे विरोध थे वो असफल हुए। यानी कि लगातार क्या हो रहा था, जो क्रांतिकारी विरोध थे वो असफल हो रहे थे, जिसके कारण जो रूढ़िवादी सत्ता थी उसकी स्थापना और ज्यादा मजबूत हो रही थी। अगर नेक्स्ट देखें तो 1859 में क्या हुआ, 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट्स ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। ठीक है, यानी कि ये एक राज्य है और इसने क्या किया, फ्रांस से कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट्स ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया। यानी कि क्या क्या इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था उस प्रभाव को कम कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो था और ज्यादा कमजोर हो गया। ठीक है, और पर्शिया बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। यानी कि जब क्या हुआ, इटली एकीकृत हो गया तो उसका राजा कौन बना 1861 में उसके राजा इमैनुअल द्वितीय को घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर 2 क्रांतिकारी हैं, एक का नाम है काउंट कैमिल्ले दे काबूर।
देखिए, अगर काउंट केवेर्दे काबुर की बात करें तो इटली के लिबरल पार्टी के संस्थापक थे और जो सॉर्डिया पिडमेंट्स के प्रमुख मंत्री थे। जो ये राज्य था सॉर्डिनिया पिडमोंट, इसके ये मंत्री थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि फ्रांस ने जो सॉर्डिनिया पिडमेंट्स थे इससे क्या कर ली थी, एक चतुर कूटनीतिक संधि कर ली थी, जिसके साथ मिलकर यानी कि इटली का ये राज्य और फ्रांस ने मिलकर किसको हरा दिया था, पर्शिया को हरा दिया था। और जो काउंट कैमेले दे काबुर थे वो इसी के क्या बने, इसी के एक मंत्री बने। ठीक है, इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया किन्होंने, काउंट कैमिलो दे काबुर ने इटली के जो प्रदेश थे उनको एकत्रित करने के वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वे स्वयं न तो क्रांतिकारी थे और न ही वे जनतंत्र में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन आंदोलनों में भाग लिया ताकि क्या हो सके, जो इटली है वो एकत्रित हो सके। ठीक है, इटली का एकीकरण हो सके। फ्रांस के साथ नई चतुर्थ संधि के पीछे, जो फ्रांस था उसके साथ नई चतुर्थ संधि के पीछे काबुर का हाथ था। यानी कि जो फ्रांस के साथ संधि की थी इटली ने, उसके पीछे जो हाथ था वो काबुर का हाथ था, ताकि वो साथ में मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा सके। ठीक है, इसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सके और इटली का एकीकरण संभव हो सके। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है जूसेफे गैरिबाल्डी। ठीक है, अगर हम जूसेफे गैरिबाल्डी की बात करें, अभी तक जहाँ तक काबुर थे, जब तक काबुर थे तब तक क्या हुआ था, इटली का एकीकरण पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया था। और 1860 में गैरिबाल्डी ने ही सिसिली पर आक्रमण कर दिया और जीतने के बाद रोम को जीतने की योजना बनाई। और इटली के राजनीतिक और सैनिक नेता थे जिन्होंने इटली को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो थे नियमित सेना का हिस्सा तो नहीं थे और न ही और इटली के एकीकरण के लिए सशक्त स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण के लिए जो सशक्त स्वयं सेवकों थे उनका इन्होंने नेतृत्व किया। और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हराने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हुए। यानी कि उन्होंने स्थानीय जो किसान थे उनका जो था समर्थन पाया। उन्होंने दक्षिणी जो इटली थी और सिसिली के राजा था इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, नंबर पहला है कि इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। अगर क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहले में आपको जो इटली का एकीकरण है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ और किन लोगों ने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 2 देखें तो एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना, यानी कि जब जर्मनी एकीकृत हो गया था, आपको थोड़ा सा जर्मनी के बारे में बताना है कि किस तरह से जर्मनी एकीकृत हुआ और उसका एकीकृत होने के बाद जो उसका राजा था वो कौन बना, ये आपको देखकर बताना है जो लास्ट वीडियो थी उसमें से। ठीक है, अगर हम प्रश्न 3 देखें तो 3 देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जर्मनी है उसके एकीकरण की विशेषताएं क्या थी। जर्मनी का जो एकीकरण था उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो जर्मनी की जो एकीकरण की विशेषताएं थी, जो जर्मनी था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था ऑस्ट्रिया, दूसरा भाग था पर्शिया। जो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित जो प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कराई हुई है, उस वीडियो को देखिए और उन्हें लिखिए। ठीक है, अब अगर प्रश्न नंबर 4 देखें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर था वहाँ पर रूढ़िवादी विचारधाराओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था और वहाँ पर लोकतंत्र के स्थान पर जो था क्या हो गया था, लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हो गई हुआ था। जो राजा था वो लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसे आप और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर लिखेंगे। आपको अपनी समझ पर क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।